सिंह फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के इंडेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 143 पे दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इफ अ ट्रेट A exists in 10% of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which of the trait is likely to have arisen earlier? इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोई एक स्पीशीज जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है उसमें दो ट्रेट है, ट्रेट ए एंड ट्रेट बी। ट्रेट ए जो है वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, जबकि ट्रेट बी जो है वो 60% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। तो इसमें से कौन सा ट्रेट ए या बी सबसे पहले इस स्पीशीज में अराइज हुआ है? वी एज्यूम ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज ईस्ट है। ईस्ट इज एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच इज अ फंगस। अब ये ईस्ट ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके 10 इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन बनाता है। और इसमें ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है। जब इसकी ये स्पीशीज जो इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में आई है, जब ये रिप्रोड्यूस करती हैं तो ये बाइनरी फिशर से इस तरह से एक बर्ड जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं और जिसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर डॉटर सेल में जाता है। तो 10 में से 6 इंडिविजुअल एक नॉर्मल बाइनरी फिशन के मैकेनिज्म को शो करते हैं। इस तरह से आपने बाइनरी फिशन पढ़ा है, इसमें डायरेक्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है और ये बर्ड अराइज होती है और बर्ड में न्यूक्लियस डिवाइड होके चला जाता है और डॉटर सेल बन जाती है इससे बर्ड ऑफ होके। तो इस तरह से इसके 6 इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक नॉर्मल बाइनरी फिशन दिखा रहे हैं, यानी कि ये एक ट्रेट बी को एग्जिबिट कर रहे हैं, ट्रेट बी। अब इन 10 में से एक इंडिविजुअल कुछ एबनॉर्मल बाइनरी फिशन दिखा रहा है, उसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर बर्ड नहीं बन रही है, कुछ इस तरह की बन रही है और जो उसका न्यूक्लियस है वो भी ठीक से इक्वल डिवीजन नहीं कर पा रहा है और इस तरह से ये जो ट्रेट है जो एक इंडिविजुअल शो कर रहा है वो ट्रेट बी है। इसमें जो ये इंडिविजुअल है वो ट्रेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेट ए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स ऑफ दिस पॉपुलेशन जो है वो ट्रेट बी को दर्शा रहे हैं, जबकि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रेट ए को दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस ईस्ट सेल में जो इसने बाइनरी फिशन से ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे उसमें ज्यादा पॉपुलेशन में ट्रेट बी पहले से मौजूद था, जबकि सिर्फ एक इंडिविजुअल में ये एक ट्रेट अराइज हुआ जो कि किसी एनवायरमेंटल कंडीशन से या किसी और कारण से इस सेल में कुछ म्यूटेशन हुआ या उस जीन का इफेक्ट हुआ और जिससे कि इसमें ये एक ट्रेट बाद में आया। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन में जो ज़्यादा परसेंटेज इंडिविजुअल्स को में एक ट्रेट या कैरेक्टर दिखता है वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है, इनहेरिटेड होता है, लेकिन जो नया ट्रेट आता है किसी पॉपुलेशन में तो वो बाद में उस पॉपुलेशन में अराइज होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ट्रेट ए बाद में आया है और ट्रेट बी पहले से प्रेजेंट था, पहले ही अराइज हो गया था। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस तरह से किसी स्पीशीज में वेरिएशन के बन जाने से उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए
कि वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है डिस्टिंक्ट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग। अब बायोलॉजी के टर्म्स में या जेनेटिक्स के टर्म्स में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। वो इस तरह से है, सपोज ये एक कोई एफिड है। एफिड एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि प्लांट्स के सेप को सक करता है और उसी पे सर्वाइव करता है। तो ये एक प्लांट सेप सकिंग एफिड है। फीमेल ने एक पॉपुलेशन बनाई बाय लेइंग एग्स, जिसमें से ये 10 इंडिविजुअल्स में से 7 इंडिविजुअल्स जो है वो उसी की तरह है ब्लैक कलर, लेकिन 3 इंडिविजुअल्स जो है वो उनमें ब्लैक कलर नहीं आया है और वो थोड़े डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म है ये बिकॉज ऑफ वेरिएशंस आई है, और ये वेरिएशंस के कारण कहीं भी हो सकते हैं। सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली वेरिएशंस आते ही आते हैं, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और वेरिएशंस का कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, केमिकल एक्सपोजर, गामा रेज, एक्स रेज का एक्सपोजर, या फिर कोई म्यूटेशन। तो इनकी वजह से वेरिएशंस पॉपुलेशंस में आते हैं, जो कि बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और लीगल भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो 3 एफिड्स हैं, ये 3 एफिड्स ग्रीन कलर की हैं। अब चूंकि ये प्लांट के ऊपर प्लांट लीफ या प्लांट स्टेम, सॉफ्ट स्टेम का सेप को वो सक करती हैं, तो जो ग्रीन कलर की एफिड्स हैं वो इनविजिबल हो जाती हैं अपने प्रेडेटर के लिए, और जब उन प्रेडेटर को ये दिखाई नहीं देती तो ये बच जाती हैं और ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि इनका सर्वाइवल आगे और बढ़ जाता है। और जो ब्लैक कलर की जो बीटल एफिड्स हैं ये धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगती हैं। तो इस तरह से द ग्रीन कलर वेरिएशन अमंग्स दिस पॉपुलेशन हैज प्रोमोटेड द सर्वाइवल ऑफ दिस एफिड। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इंटरेस्ट एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 147 पे दी गई है, इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ये किस तरह शो कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट या रिसेसिव होता है। तो इसके लिए, इसके आंसर के लिए हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करते हैं तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पी प्लांट लिया और इसके कैरेक्टर हाइट को कंसीडर किया, तो पी प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है और ड्रॉप हो सकती है। जो टॉल कैरेक्टर है पी प्लांट का, उसको हम टी और टी से रिप्रेजेंट करते हैं जीनोटिपिकली, और जो ड्रॉप कैरेक्टर है प्लांट हाइट का, उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब जब इन दोनों कैरेक्टर्स का क्रॉस किया गया, मीन्स टॉल पी प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल T is crossed with dwarf pea plant with genotype small t। तो इनके क्रॉस करने से जो हमारी प्रोजेनी बनेगी वो बनेगी कैपिटल T स्मॉल t। यानी कि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो आई है, F1 जनरेशन, उसमें सभी प्लांट्स टॉल होंगे, कोई भी प्लांट ड्रॉप नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो प्लांट का टॉल कैरेक्टर है उसने ड्रॉप कैरेक्टर को छुपा लिया है, यानी कि ड्रॉप कैरेक्टर रिसेसिव है, जो कि टॉल प्लांट के कैरेक्टर के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पाता। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट में इस तरह मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एग्जिबिट हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हम किस तरह से ये शो कर सकते हैं
कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसके लिए हम मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो पेरेंट्स में जो क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें दोनों में 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 3 सीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, यानी ट्रेट्स लिए हैं। एक कैरेक्टर है शेप ऑफ द सीड और दूसरा कैरेक्टर है कलर ऑफ द सीड। अब शेप ऑफ द सीड जो है वो 2 तरह की हो सकती है, राउंड एंड रिंकल्ड, जिसमें कि राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसको हम जीनोटाइप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है जिसको कि हम स्मॉल आर जीनोटाइप से डिनोट करते हैं। इसका जो सेकंड कैरेक्टर है कलर ऑफ द सीड, ये 2 तरह का हो सकता है सीड्स में, येलो कलर ऑफ द सीड और ग्रीन कलर ऑफ द सीड। यहाँ पे येलो कलर ऑफ द सीड जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, और जो ग्रीन कलर ऑफ द सीड है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्रॉस करने के लिए ऐसे सीड लिए जो कि राउंड है और ग्रीन है एक पेरेंट में। ये सपोज ये पेरेंट मेल है और जो दूसरे पेरेंट है उसमें रिंकल्ड एंड येलो सीड्स है, फीमेल पेरेंट। अब इसमें यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि राउंड जो है यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो दूसरा ट्रेट है वो रिसेसिव फॉर्म में है ग्रीन कलर। इसमें यहाँ पे इसी तरह रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और जो येलो कलर है यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जब हम इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो हमारी F1 जनरेशन एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगी। F1 जनरेशन में हाइब्रिड बनेगा और जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि राउंड एंड येलो सीड्स। यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगी उसमें सभी सीड्स का कलर येलो होगा और वो राउंड होंगे। तो यहाँ पे इन हाइब्रिड्स में जब हम सेल्फिंग करेंगे नेक्स्ट F2 जनरेशन को पाने के लिए, तब हमें उसमें दिखाई देगा कि ये शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड किस तरह से अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, और उसको हम इस तरह से करते हैं। F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट्स मिले वो सारे हाइब्रिड थे, और उन हाइब्रिड्स के बीच में जब हम सेल्फिंग करते हैं यानी कि मेल और फीमेल प्लांट उसी में से चूज करते हैं और उनमें जब क्रॉस करते हैं तो सेम टाइप ऑफ गैमीट्स मेल में भी बनते हैं और फीमेल में भी बनते हैं। मेल में जो गैमीट बन रहे हैं वो ये हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल। टाइप ऑफ गैमीट्स यहाँ पे बनते हैं जब इनका रिकॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब मेल फीमेल गैमीट बनते हैं तब जो उससे सीड बनते हैं तो वो इस तरह से यहाँ पे मिलते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो सीड्स बनेंगे। जब इसको इससे मिलाएंगे तो भी राउंड एंड येलो सीड्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ये रिसेसिव जीन आया है लेकिन इसके साथ यहाँ पे ये एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। इसी तरह जब हम इसको देखेंगे तो राउंड एंड येलो बनेंगे, जब हम इसको इसके साथ देखेंगे तो भी राउंड एंड येलो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कैरेक्टर की, और दूसरी 2 जीन जो है वो रिसेसिव है। तो इस पूरे क्रॉस में हम ये देखते हैं कि 9 प्लांट्स ऐसे बनेंगे जो कि राउंड एंड येलो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमको 3 ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो राउंड एंड ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे होगा कैपिटल R स्मॉल y। कैपिटल R is responsible for round seeds and small y is green color। तो इस पूरे इसमें हमको जब हम इसको इससे देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे मिलेगा कैपिटल R स्मॉल y। यहाँ पे सिर्फ राउंड के लिए डोमिनेंट जीन है, बाकी सारी जीन रिसेसिव है, इसलिए हमको यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन सीड्स मिल रहे हैं।
जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये गैमेट्स कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे गैमेट्स आ रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे जो शेप ऑफ द सीड है वो राउंड नहीं है, रिंकल्ड है, क्योंकि यहाँ पे राउंड के लिए डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन येलो कलर के लिए दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। इसी तरह इस केस में जब हम देखेंगे तो इसके पेरेंट्स ये इस तरह से है, यहाँ पे है ये स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो रिंकल्ड सीड की शेप होगी, और चूंकि यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर में वाई डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है तो सीड्स जो होंगे वो येलो एंड रिंकल्ड होंगे। तो हमें 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मिलेंगे। यहाँ पे इस क्रॉस में सिर्फ एक प्लांट ऐसा मिलेगा जिसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए जो रिसेसिव जीन्स है वो दोनों आ गई हैं। कोई भी इस शेप के लिए भी कोई डोमिनेंट जीन नहीं है और कलर के लिए भी कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक प्लांट ऐसा मिलेगा जो कि रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें ये फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। मतलब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें 9 राउंड एंड येलो सीड्स वाले प्लांट्स मिलेंगे, 3 राउंड एंड ग्रीन सीड्स वाले प्लांट्स मिलेंगे, यहाँ पे 3 रिंकल्ड एंड येलो वाले प्लांट्स मिलेंगे और सिर्फ एक रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वाला प्लांट मिलेगा। और इस तरह से ये 9:3:3:1 इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है जो कि इनको एग्जिबिट करता है। अभी हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में बना के देखा और उससे हमें ये फिनोटाइपिक रेशियो मिला 9:3:3:1। इस फिनोटाइपिक रेशियो में राउंड एंड येलो जो है वो पेरेंटल फिनोटाइप्स को दिखाता है, जबकि राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो ये न्यू रिकॉम्बिनेंट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से अराइज हुए हैं। और यही मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया कि ट्रेड्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं या असॉर्ट होते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन इस तरह से है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल यू which of the trait blood group A or O is dominant, why or why not? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो एक वुमन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उससे शादी करता है, मैरिज करता है और उनकी डॉटर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चलेगा कि इसमें ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट है, और अगर ऐसा है तो वो क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये जानते ही हैं कि ह्यूमन ब्लड के 4 ग्रुप्स होते हैं और ये 4 ग्रुप्स हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब ये जो चारों ब्लड ग्रुप है वो एक कारण से होते हैं। वो कारण ये है कि जो ब्लड की जो आरबीसीज होती हैं उन आरबीसीज में उनकी मेम्ब्रेन पे एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम आइसोहीमोग्लूटिनोजन कहते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 2 तरह की हो सकती है, ए टाइप की और बी टाइप की। और इसकी प्रेजेंस की वजह से ही या इसकी एब्सेंस की वजह से या इन दोनों की साथ साथ के प्रेजेंट की वजह से ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये ऑटोसोम, इसकी जो जीन है वो ऑटोसोम पे स्थित होती है जहाँ से इसका रेगुलेशन होता है। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप देखें तो ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप 2 तरह का हो सकता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन पे ये आई जीन जो आइसो हीमोग्लूटिनोजन को रिप्रेजेंट करती है वो, और दूसरा जो ए है वो ग्लाइकोप्रोटीन ए को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाली कंडीशन में होगा आई ए, ये होमोजाइगस कंडीशन है। और इसका दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन आई ओ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं।
इसी तरह ऐसे ब्लड ग्रुप बी है, उसमें भी ये दो कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, आई बी या फिर आई ओ। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें जो जीनोटाइप होता है वो आई बी होता है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ कोडोमिनेंट होती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं। और ब्लड ग्रुप ओ में उनकी आरबीसी में कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन इस तरह की नहीं होती, इसलिए इसको आई ओ कहते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा कि जो मेन है उसका ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप ए का इन दोनों कंडीशंस में से कुछ भी हो सकता है, तो हमने माना कि इसकी ये वाली कंडीशन है जो कि हेटेरोजाइगस है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मेन का जो जीनोटाइप होगा वो होगा आई ओ, इसको लेने के बाद, इस कंडीशन को कंसीडर करने के बाद। और वुमेन का हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि उसका ब्लड ग्रुप उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ब्लड ग्रुप ओ का जो जीनोटाइप हो सकता है आई ओ, इसका मतलब आई ओ एंड आई ओ। जब इस कॉम्बिनेशन से जब गैमीट्स मिलेंगे और उनकी जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो उसमें जो पहली कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है आई ए एंड आई ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे होगा ब्लड ग्रुप ए। दूसरा होगा ये आई ओ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा ओ। यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है आई ए एंड आई ओ, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ए होगा। और यहाँ पे आई ओ एंड आई ओ यहाँ से आया, तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस तरह से इस कपल की जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें 50% में ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है और 50% में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि आई ओ एक रिसेसिव कैरेक्टर है। जब दोनों कैरेक्टर इकट्ठे आते हैं तभी ब्लड ग्रुप ओ होता है। और यहाँ पे ये जो जीन प्रेजेंट है ये डोमिनेंट है, यानी कि वो जीन जिसपे ये ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाने वाली जीन है, तो ये डोमिनेंट है। दूसरे वाले ब्लड ग्रुप वाले जिसपे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इसको स्टडी करके पता लगता है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है इस क्वेश्चन के। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यों ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है और वो किस तरह से डोमिनेंट है, जो कि हमने इस टेबल फॉर्म में अभी देख लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। इसमें यह पूछा है कि ह्यूमन बींग्स में चाइल्ड का सेक्स यानी कि जेंडर किस तरह से डिटरमाइन होता है। अब हमको पता है कि ह्यूमंस में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये सेक्स क्रोमोसोम मेल में एक्स एंड वाई फॉर्म में होता है और फीमेल्स में एक्स और एक्स फॉर्म में होता है। और यहाँ पे मेल में जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है इसके थ्रू चाइल्ड का जेंडर डिसाइड होता है। वो किस तरह डिसाइड होता है वो हम अभी देखेंगे। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स में मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और गैमेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स बनाती हैं जो कि मेल गैमीट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव सेल्स फीमेल गैमीट बनाती हैं जिनको हम ओवा कहते हैं। जब हम स्पर्म्स को देखते हैं
क्योंकि यहाँ पे दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं वो एक्स होते हैं या वाई होते हैं, यानी कि 50% स्पर्म्स बनते हैं वो एक्स होते हैं और जो 50% स्पर्म्स बनते हैं वो वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो गैमीट्स बनते हैं उनमें सभी में एक्स क्रोमोसोम वाले ही गैमीट्स बनते हैं। तो स्पर्म्स जो मेल में बनते हैं इसको हम इस तरह इसको हेट्रोगैमेटिक भी बोलते हैं और इसको हम होमोगैमेटिक बोलते हैं। जब इनका रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है तो सपोज ये एक्स गैमीट इस एक्स से मिलता है और यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर होती है और यहाँ पे जो बेबी होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मिले हैं और एक्स एज अ क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल जेंडर बनता है। इसी तरह जब ये गैमीट इस गैमीट से मिलेगा तो भी एक्स कंडीशन रिस्टोर होगी और यहाँ पर भी ये फीमेल बेबी होगा। अब जब ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा रैंडम फर्टिलाइजेशन में, तब जो कंडीशन रिस्टोर होगी वो होगी एक्स एंड वाई। और यहाँ पे चूंकि वाई क्रोमोसोम मेल जेंडर या फीमेल जेंडर को डिसाइड करता है, तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम एक्स से मिला है तो यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा। इसी तरह जब ये इससे फर्टिलाइज करेगा तो भी यही कंडीशन होगी एक्स एंड वाई वाली और जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तब मेल बनते हैं और जब एक्स क्रोमोसोम स्पर्म्स का फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलते हैं तब फीमेल बनते हैं। इस तरह से ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और जेंडर डिसाइड होता है। आई होप आपको ये यहाँ पे अब समझ आ गया होगा।